हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 17th जुलाई एंड 17th जुलाई के करेंगे हम करंट अफेयर फ्रॉम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। देखो ये वीडियो रेगुलरली 12 बजे आता है दिन में 12 PM। आप बिल्कुल तैयार रहिए। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। अगर बेल आइकन प्रेस नहीं करोगे तो आपको इंस्टेंटली ये वीडियो नहीं मिलेगा। फिर अगर आपको 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद ये वीडियो आपके पास पहुंचेगा तो क्या है, इससे अच्छा है कि आपको इंस्टेंटली अपडेट लेने के लिए आपको बेल आइकन प्रेस करना पड़ेगा। जो भी नॉन सब्सक्राइबर है वो सब्सक्राइब भी करे और बेल आइकन प्रेस भी करे। अब देखो मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा इंपॉर्टेंट। ये चैनल पर वीडियो बहुत ज़्यादा हो गया है, इवन 1100 वीडियो हो चुके हैं। 1100 वीडियो। अब इनको कैसे, अब है ना आपके लिए फॉर योर कन्वीनियंस मैंने क्या किया है, इन सारे वीडियो को कैटेगराइज कर दिया है बाय फोल्डर। जैसे आपके लिए 3 फोल्डर बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें से इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी और इवन एडिटोरियल सेक्शन। अब सर्च कैसे करना है, देखो मेरा चैनल खोलोगे तो प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा। प्लेलिस्ट के ऑप्शन में आपको सारे फोल्डर दिख जाएंगे। फोल्डर खोल लेना है, इंडियन इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, इंडियन पॉलिटी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी आपकी। इवन एडिटोरियल सेक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर योर फ्यूचर प्रिपरेशन और फॉर योर नॉलेज एक्सपांशन। क्लियर, चलते हैं वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो ये फर्स्ट है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। देखो ये स्कीम मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, बट मैं रिपीट इसलिए करूंगा क्योंकि यूनियन कैबिनेट ने इसको अप्रूव कर दिया है। इवन आपको डिटेल में समझाऊंगा इस स्कीम में क्या क्या होगा, इवन कितनी स्कीम को कन्वर्ट किया जाएगा वो अपन डिटेल में जानेंगे। देन आफ्टर कृष्णा गोदावरी रिवर वाटर शेयरिंग इशू। देखो जैसे आप देख रहे होंगे कि अभी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में वाटर शेयरिंग का इशू चल रहा है। कौन कौन सी रिवर का, कृष्णा और गोदावरी का। अब क्या इशू है, रिजोल्यूशन हो गया है, क्या डिस्कशन हुआ है दोनों सीएम के बीच में, और सेंटर का कितना बड़ा रोल है वो अपन डिटेल में जानेंगे। देन आफ्टर इंडिया टारगेट ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी। देखो इंडिया ने प्रॉमिस किया था इन पेरिस एग्रीमेंट 2015 में। क्या प्रॉमिस किया था, प्रॉमिस ये किया था कि हम आने वाले बाय 2030 तक जितनी भी एनर्जी जनरेट होती है उसका 50% हम सिर्फ ओनली नॉन फॉसिल फ्यूल से जनरेट करेंगे। क्लियर, अब ये प्रॉमिस अचीव कर लिया है कि नहीं कर दिया वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। देन आफ्टर इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ फार्मर मूवमेंट। देखो इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ फार्मर मूवमेंट ने अभी रिक्वेस्ट करी है गवर्नमेंट से कि जो आपकी यूएसए गवर्नमेंट के साथ ट्रेड डील के डिस्कशन चल रहा है उसका निगेटिव इफेक्ट इंडियन फार्मर पर नहीं होना चाहिए। क्लियर, ये देखते हैं अब गवर्नमेंट क्या करती है और क्या इशू है वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। देन आफ्टर ट्रैवल जेनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट। ट्रैवल जेनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट was launched by the Gujarat government to collect the genome data of the tribal population that help the we can say जो भी डिसीज है, जो भी जेनोम जेनेटिक डिसीज है उनको रिजोल्यूशन निकालने के लिए ये काम में आएगा। कौन कौन सी डिसीज है रिजोल्यूशन निकालेगा वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। चलते अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, अभी गवर्नमेंट ने ये स्कीम लॉन्च करी थी और यूनियन कैबिनेट ने इसको अप्रूव कर दिया है। यूनियन कैबिनेट अप्रूव दिस स्कीम। अब ये स्कीम है क्या, देखो सबसे बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है कि स्कीम है क्या। देखो जैसे आप जानते हो कि हमारे इंडिया में कई सारी एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्कीम चल रही है और इवन जो स्कीम स्टेट में भी चल रही है, इवन प्राइवेट पार्टनरशिप भी कई सारी एग्रीकल्चर स्कीम चला रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने सोचा क्यों ना हम ऐसा करते हैं कि स्कीम लॉन्च करते हैं जो कि मर्ज कर देगा, कन्वर्जेंस कर देगा सारी स्कीमों को, जो कि 36 एग्जिस्टिंग स्कीम है रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। इन सभी को हम मर्ज कर देंगे। क्या कर देंगे, मर्ज कर देंगे 36 एग्जिस्टिंग स्कीम को, और जो स्टेट की स्कीम है इन सभी को मर्ज करके एक स्कीम बना जाएगी प्रधानमंत्री धन धान्य योजना। और बनाई भी गवर्नमेंट ने और इसको यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव भी कर दिया। और कितना दिया है, 24,000 करोड़ रुपीस पर ईयर इस स्कीम पर खर्च किया जाएगा। कितना, 24,000 करोड़ पर ईयर इस स्कीम पे खर्च भी किया जाएगा। समझे मेरी बात को। अब ये स्कीम है क्या, देखो क्या है कि ये स्कीम है 6 ईयर के लिए। कितना, 6 ईयर के लिए है
और 2025 से 26 तक स्टार्ट हो जाएगी। 2025 और 26 मतलब अभी से स्टार्ट हो गई है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। अब सुनो मेरी बात, क्या हुआ कि आपने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के बारे में सुना होगा। जैसे गवर्नमेंट ने पहले स्कीम निकाली थी कि कुछ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करे जाएंगे जिनमें डेवलपमेंट, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एजुकेशन विल बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट थ्रू फंड। क्लियर। ऐसी लाइन पर गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि 100 डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया सिलेक्ट करे जाएंगे फॉर एनहांसिंग द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इन दिस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट। क्लियर। अब इनका सिलेक्शन कैसे होगा, तो देखो ये देखा जाएगा, क्या 3 पॉइंट देखे जाएंगे, क्या 3 पैरामीटर चेक करे जाएंगे। जो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करे जाएंगे ऐसे डिस्ट्रिक्ट जहां पर लो प्रोडक्टिविटी है। क्या है, लो प्रोडक्टिविटी है, व्हाट आई मीन्स एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी लो है। दूसरा, लो क्रॉप इंटेंसिटी, जिसकी क्रॉप इंटेंसिटी लो है, ये दूसरा पॉइंट है। देन आफ्टर क्रेडिट पैरामीटर भी चेक करा जाएगा। लो क्रेडिट पैरामीटर इवन शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म, ये 3 पॉइंट देखे जाएंगे। जिस भी डिस्ट्रिक्ट में ये 3 पॉइंटों की बड़ी कमी होगी, लो प्रोडक्टिविटी होगी एग्रीकल्चर की, इवन क्रॉप इंटेंसिटी कम होगी और क्रेडिट पैरामीटर भी कम होगा, इवन स्मॉल या लॉन्ग टर्म, ये कुछ भी हो सकता है, या कमी होगी क्रेडिट की, तो उन डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करा जाएगा। समझे मेरी बात को। अब क्वेश्चन बनता है कि सर हम नए बच्चे हैं, क्रॉप इंटेंसिटी हम नहीं जानते, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रॉप इंटेंसिटी। देखो क्रॉप इंटेंसिटी का मतलब यह है कि एक साल में किसी भी एग्रीकल्चर फील्ड में कितनी फसल होती है। जैसे मानिए किसी एग्रीकल्चर फील्ड में एक साल में 3 फसल होती है, या 3 एग्रीकल्चर फील्ड के लिए जो भी है क्रॉप होती है 3 बार। क्लियर। तो वो उसकी क्रॉप इंटेंसिटी कहलाती है। जैसे किसी एग्रीकल्चर फील्ड में 6-7 हो जाती है। क्लियर। क्योंकि उसकी फर्टिलिटी ज़्यादा होती है सॉइल की। तो यही चेक करने के लिए ये क्रॉप इंटेंसिटी, अगर मानिए किसी डिस्ट्रिक्ट की क्रॉप इंटेंसिटी एग्रीकल्चर फील्ड की कम है, हालांकि उसमें साल में सिर्फ ओनली एक ही फसल होती है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए उसकी मदद करनी पड़ेगी किसान की, उसकी एग्रीकल्चर फील्ड की, इवन सॉइल की फर्टिलिटी को एनहांस करने के लिए उसको असिस्ट करना पड़ेगा। समझे मेरी बात को। ये 3 पॉइंट देख के डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करे जाएंगे। फिर क्या करा जाएगा, इसमें मास्टर प्लान बनाए जाएंगे। क्या बनाए जाएंगे, मास्टर प्लान बनाए जाएंगे कि कैसे कैसे हमें अचीव करना है इस टारगेट को, इसके लिए मास्टर प्लान बनाए जाएंगे। और हर डिस्ट्रिक्ट से वन डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट फ्रॉम वन स्टेट, मतलब मिनिमम क्या है, एक स्टेट से एक डिस्ट्रिक्ट तो सिलेक्ट किया जाएगा। याद रखना, ऐसा नहीं है कि इसमें दूसरी गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है, बीजेपी नहीं है, कांग्रेस की है, या फिर तेलुगु देशम पार्टी है, या फिर शिवसेना है, तो हम इसमें डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट नहीं करेंगे स्टेट का। ऐसा नहीं है, हर स्टेट से मिनिमम एक डिस्ट्रिक्ट तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। समझे मेरी बात को, इतना समझ गए। अब ये मास्टर प्लान बनेगा, मास्टर प्लान ही डिसाइड करेगा। इसी के साथ क्या होगा कि कमेटी भी सेटअप करी जाएंगी, कमेटी भी सेटअप करी जाएंगी एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, वी कैन से स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पर कमेटी भी सेटअप करी जाएंगी। नेशनल लेवल पर कमेटी भी सेटअप करी जाएगी। इवन सेंट्रल नोडल ऑफिसर भी इसके लिए अपॉइंट किया जाएगा। सेंट्रल नोडल ऑफिसर जो कि विजिट करेगा, इवन मॉनिटर करेगा, मॉनिटर और रिव्यू करेगा स्कीम का, इसका काम होगा सेंट्रल नोडल ऑफिसर का। समझे मेरी बात को, समझे। अब मानिए प्लान बन गया, हर डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग से प्लान बनेगा। याद रखना, जो 100 डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करे जाएंगे उनके लिए अलग अलग से एक एक प्लान बनाया जाएगा, जो कि 1 प्लान फॉर 1 डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट के लिए ऐसा नहीं कि 100 डिस्ट्रिक्ट का एक ही प्लान बना दिया मास्टर प्लान, नहीं, हर डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग अलग प्लान बनेगा। समझे मेरी बात को। अब देखिए क्या है कि प्लान तो बन गया, बट अप्रूवल कैसे दिया जाएगा, इसके लिए क्या करा जाएगा कि धन धान्य समिति बनाई जाएगी। क्या बनाया जाएगा, धन धान्य
समिति सेटअप करी जाएगी। समिति जानते हो, कमेटी, और जिसको हेडेड करेगा बाई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। कौन? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। और इसमें कई सारे फार्मर भी इंक्लूड होंगे जो कि फाइनल प्लान को फाइनलाइज करेंगे। क्या करेंगे? जो मास्टर प्लान बना है इसको फाइनलाइज करेंगे। अब गवर्नमेंट ऐसा कर क्यों रही है? गवर्नमेंट ऐसी स्कीम निकाल क्यों रही है? देखो, इसमें कई सारे पॉइंट हैं। पहला पॉइंट तो ये है कि हलवा, एक हमारी रीजनल लैंग्वेज में बोला जाता है, आप खाते भी होंगे, हलवा बोलते हैं, हलवा। तो हलवे का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ जब बुरी तरह फैल जाती है, अरेंज नहीं होती है, तो उसको बोलते हैं हलवा। क्लियर? तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे गवर्नमेंट में कई सारी स्कीम खुल गई है एग्रीकल्चर की, और वो इतनी सारी स्कीम हो गई हैं कि हलवा बन गई हैं। हलवा बन गई है मतलब कौन सी स्कीम बेनिफिट दे रही है, क्या स्कीम दे रही है, नहीं दे रही, तो सारी स्कीम को कन्वर्ज कर दिया कि ऐसा नहीं एक स्कीम हो सबको बेनिफिट मिले एग्रीकल्चर फील्ड को। तो ऐसे एक पहला पॉजिटिव पॉइंट ये है। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, अपनी एग्रीकल्चर फील्ड को मैकेनाइजेशन करना जा रही है। क्या कर रही है कि टेक्नोलॉजी ग्रोथ होते जा रही है, एआई आ गया, ड्रोन आ गया, मशीन लर्निंग आ गई, कई सारी टेक्नोलॉजी आ गई हैं। अब इन टेक्नोलॉजी को हम अगर एग्रीकल्चर फील्ड में यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली फार्मर की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, फार्मर की इनकम एनहांस होगी। तो इसी को देखते हुए दूसरा पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है इसका हम मैकेनाइजेशन कर पाएंगे एग्रीकल्चर फील्ड में, एग्रीकल्चर फील्ड मैकेनाइज हो जाएगी। दूसरा पॉइंट पॉजिटिव पॉइंट ये है। तीसरा पॉइंट क्या है? जैसे आप जानते हो कि नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, सस्टेनेबल फार्मिंग, पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज। हाँ, ये पॉइंट भी है, पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज। देखो, जैसे आप जानते हो किसान खेती करके किसान को इमीडिएटली अपनी फसल बेचनी पड़ती है एट वॉट एवर प्राइस, जो प्राइस चल रही है उसी पर, बट वो वेट नहीं कर पाता कि अगर प्राइस बढ़ेगी तभी बेचूं तो जिससे मुझे बेनिफिट मिल सके। क्यों भाई? इसलिए क्योंकि क्या है कि हमारे इंडिया में कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस की बड़ी कमी है। तो गवर्नमेंट क्या करने जा रही है? पोस्ट हार्वेस्ट, वी कैन से पोस्ट हार्वेस्ट, जितने वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज है, इनका एनहांसमेंट करेगी इन पंचायत लेवल और ब्लॉक लेवल, जिससे क्या हो, किसान को प्राइस अच्छी नहीं मिल रही है तो वो अपनी फसल को उसमें स्टोर कर सकता है फॉर अ लॉन्ग टर्म पीरियड। जब प्राइस बढ़ जाएगी तब उसके बाद वो उसको बेचेगा। समझे मेरी बात को? तो ये सारे पॉइंट हैं, इस पर फोकस करना। यही देखते हुए गवर्नमेंट अच्छा डिसीजन है, मुझे अच्छा लगा एग्रीकल्चर फील्ड के लिए, क्योंकि किसान है तो जीवन है, किसान है इंडिया है, किसान है। क्लियर? चलते बनाएंगे। नेक्स्ट है कृष्णा गोदावरी रिवर इशू बिटवीन आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। देखो, चंद्रबाबू नायडू और रेवंत रेड्डी, ये कई दिन से आप न्यूज़ में सुन रहे होंगे। हालांकि मैंने ये न्यूज़ कई दिन से कवर नहीं करी थी, मैंने इसलिए कवर नहीं करी थी क्योंकि क्या है, मैं सोच रहा था फाइनल डिसीजन हो जान दो, फिर उसके बाद कवर करूंगा। जैसे आप जानते हो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है जिसको बोलते हैं आर्टिकल नंबर 262। क्या कहता है आर्टिकल 262? देखो, इंटर वाटर डिस्प्यूट अगर होता है तो पार्लियामेंट में पावर है कि वो कुछ भी लॉ बना सकती है इसके लिए, तो ये आर्टिकल उसको पावर देता है पार्लियामेंट को। क्लियर? इसी को देखते हुए क्या हुआ, जब तेलंगाना में दूसरी गवर्नमेंट थी तो क्या हुआ कि तेलंगाना कहना है तेलंगाना का कि आंध्र प्रदेश ने बड़ा निगेटिवली इफेक्ट किया है। क्या निगेटिव इफेक्ट? कि वाटर शेयरिंग में ज़्यादा शेयर लिया है और हमें कम दिया है शेयर वाटर में। तो इसी को देखते हुए क्या हुआ कि दोनों, अब नई गवर्नमेंट आई, तेलंगाना में भी कांग्रेस आ गई और ये अपने चंद्रबाबू नायडू, तेलुगु देशम पार्टी है ना, हाँ देख लेना आप, एक तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी है आई थिंक। तो ये पार्टी दोनों गवर्नमेंट आई और इसके बाद क्या हुआ कि दोनों के बीच में फिर से ये बात उठ गई, क्या वो रेज हो गई कि हाँ यार वाटर शेयरिंग पर डिस्कशन होना चाहिए। कौन कौन सी रिवर? कृष्णा गोदावरी रिवर, और एक आंध्र प्रदेश प्रोजेक्ट बना रही थी, आंध्र प्रदेश एक प्रोजेक्ट बना रही थी जिसको बोलते हैं पोलावरम बल्काचलम
देख लेना नाम, बल्का चलन लिंक प्रोजेक्ट। ये दोनों को लिंक करके जो रेजोवर हैं, क्लियर, तो इन दोनों को लिंक करके क्या होगा कि जो फ्लड वाटर है गोदावरी का वो बोला का चलन में चले जाएगा, जो कि रेजोवर है इसके अंदर, जिससे कि वाटर आंध्र प्रदेश को मिल सके। अब इसी को देखते हुए तेलंगाना ने भी इशू उठा दिया कि यार इससे तो हमारा लॉस हो जाएगा, हमको पानी नहीं मिल पाएगा, समझे मेरी बात को। तो तेलंगाना ने बोला कि आप ऐसा ना करो, ठीक है हम डिस्कस करते हैं, हम बनाएंगे इस प्रोजेक्ट को, बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको इशू ले लिया और बोला कि हम 2 कमेटी सेटअप करे जाएंगे। क्या? 2 बोर्ड सेटअप करे जाएंगे जो कि इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे। 2 बोर्ड कौन कौन से? पहला बोर्ड होगा कृष्णा रिवर, वी कैन से रिवर मैनेजमेंट बोर्ड, और ये कहां पर? ये बनेगा अमरावती में। कहां पर? आंध्र प्रदेश में, क्लियर। सेकंड बोर्ड बनेगा गोदावरी रिवर मैनेजमेंट बोर्ड, जो कि हैदराबाद में बनेगा। कहां पर? हैदराबाद में सेटअप करा जाएगा। कहां पर? तेलंगाना में, क्लियर। और इसमें टेक्निकल ऑफिसर, सेंट्रल ऑफिसर एंड स्टेट ऑफिशियल भी अपॉइंट किए जाएंगे, क्लियर। टेक्निकल ऑफिसर्स, सेंट्रल ऑफिसर और स्टेट ऑफिसर इस बोर्ड में अपॉइंट करे जाएंगे, जो कि कोऑर्डिनेशन करेंगे बिटवीन बोथ स्टेट रिलेटेड टू वाटर शेयरिंग, अब सुनो मेरी बात। अब ये पहला पॉइंट, सेंटर ने बोला कि ऐसे बोर्ड 2 सेटअप करे जाएंगे। इसी के साथ टेलीमेंट्री सिस्टम भी सेटअप करा जाएगा। टेलीमेंट्री सिस्टम भी सेटअप करा जाएगा ऑन वाटर शेयरिंग ऑफ 2 रिवर। कौन सी? गोदावरी एंड कृष्णा, क्लियर। दूसरा पॉइंट ये लिया गया। और एक श्री सलम, क्या है? श्री सलम, आंध्र प्रदेश ने बोला है, आंध्र प्रदेश प्रॉमिस टू रिपेयर श्रीशैलम प्रोजेक्ट, रिपेयर करेगी श्रीशैलम प्रोजेक्ट को, जो कि कई टाइम से पेंडिंग पड़ा हुआ है। आंध्र प्रदेश ने प्रॉमिस कर दिया है। इवन याद रखना, क्लियर, 2 बोर्ड सेटअप करे गए हैं, टेलीमेंट्री सिस्टम सेटअप करा है, क्लियर। अब वाटर शेयरिंग का इशू भी रिजॉल्व हो जाएगा बिटवीन बोथ स्टेट, दैट इज कॉल्ड आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, क्लियर। चलते हैं। हालांकि 2014 में दोनों स्टेट एक थी, आंध्र प्रदेश नाम था। 3 जून 2014 में ये 2 कर दी, एक कर दी तेलंगाना, एक आंध्र प्रदेश, क्योंकि कुछ इशू हो रहा था, डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। इवन देखते हैं, होगा, चलते हैं पढ़ाएंगे। इंडिया अचीव टारगेट ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी सोर्स। देखो, जैसे आप जानते हो पेरिस एग्रीमेंट was signed in 2015. Even India is also participate in Paris agreement. क्लियर, इंडिया ने भी पार्टिसिपेट करता है इस एग्रीमेंट में। इवन इंडिया प्रॉमिस करके आई थी, इंडिया प्रॉमिस टू अचीव 50% एनर्जी जनरेशन फ्रॉम non-fossil fuel source out of total energy generation। देखो क्या है कि इंडिया ने हालांकि प्रॉमिस तो 40% किया था कि 40% एनर्जी, जितनी भी हमारे इंडिया में एनर्जी जनरेट होती है उसका 40% हम सिर्फ ओनली नॉन फॉसिल फ्यूल से करेंगे बाय 2030 तक। क्लियर, याद रखोगे 2000 तक। बट 2022 में वी कैन से 2020 में
ये टारगेट बढ़ा दिया, 50% कर दिया। अब देखो अभी क्या चल रहा है, 2025 चल रहा है, क्या चल रहा है, 2025 चल रहा है, और टारगेट को हमने अभी अचीव कर दिया है। वी कैन से वी आर फार अहेड ऑफ टारगेट ऑफ 2030। वी आर फार अहेड ऑफ टारगेट ऑफ 2030। हम 2030 के टारगेट से बहुत आगे हैं। क्लियर, हमने 2025 में ही करके दिखा दिया जाए। अब क्या भाई, कितनी एनर्जी जनरेट करते हैं, कितना गीगावाट एनर्जी जनरेट करते हैं, तो बताता हूं मैं, पूरा फैक्ट बताता हूं। देखो इंडिया अभी राइट नाउ लास्ट जून तक देखा जाए, लास्ट के जून तक देखा जाए तो इंडिया जनरेट 485 गीगावाट, कितना जनरेट करती है, 485 गीगावाट जून के लास्ट तक जनरेट कर रही है इंडिया। अब इसमें से नॉन फॉसिल का टारगेट क्या है, देखो अगर देखा जाए स्मॉल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट, स्मॉल वाले, इवन सोलर, विंड, बायोगैस, इसी से ही सिर्फ ओनली हम जनरेट कर रहे हैं 185 गीगावाट। इवन हमने टारगेट भी अचीव कर लिया है 50.1% फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्स। अब आपके मन में डाउट आएगा, सर ये 50% कैसे हुआ, ये सर हमें आप कंफ्यूज कर रहे हो, ये 185 का 485 185, ये सिर्फ ओनली स्मॉल हाइड्रो, सोलर, विंड और बायोगैस है। आई नेवर टेल यू लार्ज हाइड्रो एंड न्यूक्लियर एनर्जी। अगर लार्ज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की बात की जाए, लार्ज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, तो 49 गीगावाट लार्ज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। और न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात की जाए, न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात की जाए तो 9 गीगावाट तो जनरेट करते हैं। तो टोटल कितना हो गया, 58 गीगावाट, और 185 और 58 गीगावाट अगर ऐड किया जाए तो 8 और 5 13, 13, 1 9, 9 और 5 14, और 243 गीगावाट तो सिर्फ ओनली नॉन फॉसिल से हो गया। और अगर देखा जाए तो 242 गीगावाट फॉसिल वाला हो गया। तो कौन आगे निकल गया, नॉन फॉसिल आगे निकल गया। 1 गीगावाट ज्यादा जनरेट कर रहे हैं, और 50.1% और 49.9% हमने फॉसिल फ्यूल से जनरेट करते हैं। समझ गए, पूरी कहानी समझ में आ गई। चलते बनाएंगे इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ फार्मर मूवमेंट। देखो जैसे आप जानते हो, इंडिया एंड यूएसए के बीच में अभी बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट की डिस्कशन चल रहा है। बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट का डिस्कशन चल रहा है, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, और रिजॉल्व नहीं हो रहा है क्योंकि वो कितने साल का होगा डोनाल्ड ट्रम्प साहब, सटिया गई उसकी बुद्धि। ठीक है, बुद्धि ऐसे बोलते हैं ना कि थोड़ा आदमी की क्या माइंड थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। तो मुझे भी लगता है कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब का माइंड थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया और डिस्टर्ब हो गया है, वो सटिया गया बुढ़ापे में। क्लियर, एक कहानी हमारे रीजनल लैंग्वेज में बोला जाता है कि बुढ़ापे में आदमी सटिया जाता है। क्लियर, तो क्या कहानी है, जब मैं सभी को नहीं बोल रहा, जो एजेड लोग हैं मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बट ये जो आदमी अदर एक्टिविटी करते हैं तो वो सटा ही आते हैं, ऑब्वियस ही बात है, नहीं तो निगेटिव इफेक्ट पड़ जाए कोई आदमी। क्लियर, मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ। क्लियर, देखो मेरी बात को, क्या है बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट। अभी इंडिया और यूएसए के बीच में डिस्कशन चल रहा है बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट का, और इसी डिस्कशन में क्या हुआ कि एक डिस्कस ये हुआ था कि यूएसए वांट इंडिया मार्केट फॉर यूएसए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, यूएसए वांट इंडिया मार्केट फॉर यूएसए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, इवन डेयरी सेक्टर। अब भाई साहब हमने बोला कि हमारे किसान का क्या होगा अगर इनके प्रोडक्ट जीएम मेज के लिए डिमांड कर रहा था डोनाल्ड ट्रम्प कि जीएम मेज को भी अलाउ किया जाए इंडिया के अंदर। बट हमारे किसानों ने बोला कि यार तुम क्या पागल मागल हो क्या, हमारा क्या होगा अगर ये इनके प्रोडक्ट आ गए। तो क्या है कि इंडियन कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ फार्मर मूवमेंट ने रिक्वेस्ट करी है पीयूष गोयल साहब से कि हमारे साथ नेगेटिव इफेक्ट नहीं होना चाहिए। आपकी जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट चल रहा है इसके लिए आप यूएसए के
फार्मरों की एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को अलाउ मत कर देना इंडिया में, नहीं तो हमको लॉस हो जाए। और डेयरी सेक्टर के लिए तुमने टैरिफ लगे रहने दो बराबर, अपना डिस्कशन करो, फार्मर पर नेगेटिव इफेक्ट मत करो। यही कहानी है, कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। गुजरात लॉन्च इंडिया फर्स्ट ट्रैवल जेनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट। देखो, ट्रैवल जेनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट, ट्रैवल जेनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट। देखो क्या है ट्रैवल जेनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट, क्या है? आपने देखा होगा कि हमारे इंडिया में बड़ा डिस्कशन चल रहा है, कई सारी डिसीज हैं जो कि सिकल सेल एनीमिया, देन आफ्टर थैलेसीमिया, इवन कैंसर, जेनेटिक कैंसर। क्लियर? ये कई सारी बीमारी जीन के चेंजेस से होती है। जैसे आप जानते हो जीन की सीक्वेंसिंग होती है, अगर जीन में चेंजेस हो जाते हैं तो कई सारी बीमारी होती हैं। इसके लिए हमारे जेनोम प्रोजेक्ट कई सारे चल रहे हैं। इवन अब गुजरात ने अपना खुद का एक प्रोजेक्ट खोल दिया, जो कि ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है गुजरात में, उनके जीन जो जेनोम सीक्वेंसिंग का डेटा है उसको कलेक्ट किया जाएगा फ्रॉम 2000 ट्राइबल पॉपुलेशन। कहां से? 2000 ट्राइबल पॉपुलेशन से डेटा कलेक्ट किया जाएगा जेनोम सीक्वेंसिंग का। अब ये मदद क्या करेगा? अगर जेनोम सीक्वेंसिंग हमें पता चल गया ट्राइबल की, तो उससे क्या होगा? इनके हेल्थ इशू, जितने भी हेल्थ इशू हैं, ड्रग्स डेवलपिंग, इसमें बड़ी मदद पड़ेगी। क्लियर? मदद होगी। इवन हेल्थ इशू में, ड्रग्स डेवलपिंग में कई सारी मदद होगी। समझे मेरी बात को? तो यही कहानी है। गुजरात पहली बन गई है जिसने ऐसा काम करा है अपनी खुद की स्टेट में, ट्राइबल पॉपुलेशन को। इवन भील, कई सारे मध्य प्रदेश से बॉर्डर लगा है, भील रहते हैं, इवन गोंड रहते हैं, कई सारे ट्राइबल रहती है गुजरात में। तो इनके जेनोम सीक्वेंस जीन को कलेक्ट किया जाएगा फ्रॉम द 200 ट्राइबल पॉपुलेशन दैट हेल्प टू प्रोवाइड द बेटर हेल्थ ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस एज वेल एज दी ड्रग्स डेवलपिंग दैट पर्टिकुलर डिसीजेस। क्लियर? तो इसी के साथ ये भी लेक्चर कंप्लीट होता है। क्लियर? चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबाओ। बेल आइकन नहीं दबाओगे तो आपको कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी, और आपको वीडियो 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 10 दिन बाद, तो क्या है मतलब फिर उस वीडियो को देखने का? क्लियर? ओल्ड हो गया वो। और इवन मेरा चैनल खोलना, प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट में देखना, कई सारे मैंने कैटेगराइज कर दिया वीडियो, जो कि फोल्डर वाइज देख लेना, आपके लिए रिलेवेंट हो गए। क्लियर? मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए जय हिंद।